नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और वीआईपी विशेष चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड में हो रही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उत्तराखंड में ग्लोबल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की गई है। सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का रखा है लक्ष्य। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामीने की शिरकत, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी इस दौरान मौजूद हैं। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का रखा है लक्ष्य। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामीने की शिरकत, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी इस दौरान मौजूद हैं। आपको बता दें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए निवेश के लिए एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। समिट के बाद 27,000 करोड़ के एमओयू धरातल पर उतारे जाएंगे। वहीं मैन्युफैक्चरिंग, हाउसिंग, टूरिज्म, एनर्जी सेक्टर में हुई ग्राउंडिंग। 44,000 करोड़ के एमओयू की समिट के दौरान ही हो चुकी थी ग्राउंडिंग। वहीं कुल 71,000 करोड़ की परियोजनाओं की हो चुकी है ग्राउंडिंग। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए निवेश को लेकर एमओयू की ग्राउंडिंग ब्रेकिंग सेरेमनी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। समिट के बाद 27,000 करोड़ के एमओयू धरातल पर उतरे। मैन्युफैक्चरिंग, हाउसिंग, टूरिज्म, एनर्जी सेक्टर में हुई ग्राउंडिंग। 44,000 करोड़ के एमओयू की समिट के दौरान ही ग्राउंडिंग हो चुकी थी। वहीं कुल 71,000 करोड़ की परियोजनाओं की ग्राउंडिंग हो चुकी है। इस दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रम श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। विक्रम जी, आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो निवेश आए थे उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की गई है, तो क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से उत्तराखंड की अगर भौगोलिक परिस्थितियों को देखा जाए और अभी तक राज्य बनने के बाद अगर यहाँ के पूरे विकास को और तमाम चीजों को अगर उनका आकलन किया जाए तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य में जो पर्वतीय क्षेत्र है उनमें जो पर्यटन, क्योंकि देखिए यहाँ पर साहसिक पर्यटन और धार्मिक पर्यटन एक मुख्य ऐसा व्यवसाय है जिसके कारण उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है वो जो है चलती है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनका घर जो है उसी से चलता है और यही वजह है कि आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का जो आयोजन किया गया उसमें इन सेक्टरों पर ज्यादा फोकस किया गया। जिस तरह से अगर सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो आनंद वर्धन जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 24,000 करोड़ की ग्राउंडिंग का उनके पास लक्ष्य था, जो अभी तक 27,000 करोड़ के लगभग ग्राउंडिंग हो चुकी है। यानी कि देखिए धरातल पर किस तरह से निवेश आए और किस तरह से व्यापार उत्तराखंड में हो, क्योंकि देखिए ज्यादातर अगर पैकेजिंग होती है उत्तराखंड में अलग अलग जगह, जैसे एनडी तिवारी के अगर वक्त को देखा जाए तो उस दौरान बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो उत्तराखंड में आई थी। और इससे पूर्व देखे जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जब उत्तराखंड के अंदर उन्होंने इन्वेस्टर समिट किया था
तो राजनाथ सिंह ने मंच से कहा था कि जो यहाँ उत्तराखंड की जो कानून व्यवस्था है, उत्तराखंड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो है व्यापारियों को इस ओर लुभाने का प्रयास करता है। और क्योंकि देखिए दिल्ली से देहरादून बहुत नजदीक है, हवाई सफर भी अगर देखा जाए तो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पे ज्यादा दूरी नहीं है राजधानी की। और दिल्ली और देहरादून में अगर आप परिवहन के हिसाब से देखा जाए तो 4 घंटे में आप दिल्ली पहुंच सकते हैं देहरादून से, और दिल्ली से देहरादून पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया गया था, एक लक्ष्य सरकार ने स्वयं रखा था। और खास करके देखिए जिस वक्त पुष्कर सिंह धामी ने, क्योंकि पिछली बार जो गलतियां हुई थी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉलिसी थी जो बनी नहीं थी, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते थे लेकिन पॉलिसी नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं तालमेल में कमी दिखाई दी। और उसी कमी को कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर के जो है प्रशासन और सरकार दोनों ने बीच का एक रास्ता निकाला है। कई ऐसी पॉलिसी है, पर्यटन से रिलेटेड पॉलिसी है, जिनको तैयार किया गया है और इजी तरीके से, क्योंकि देखिए इन्वेस्टर को बहुत सारी चीजों को उनको चाहिए होता है, और एक ही मंच पे अगर उनको एक ही जगह पे अगर सारी चीजों की एनओसी मिल जाती है तो उनके लिए राह आसान हो जाती है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर उत्तराखंड में आप कोई अस्पताल आयुष्मान से जोड़ना चाहते हैं तो आपको फायर की एनओसी लेनी होती है, आपको पॉल्यूशन की एनओसी लेनी होती है, फिर ऑनलाइन आप अपने हॉस्पिटल को उसमें एडमिट करते हैं और फिर वो मुख्यालय तक पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसी है इसको और अगर सरल बनाया जाए, यानी कि आयुष्मान, कई अस्पताल ऐसे हैं जो आयुष्मान से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, और जिस तरह से सरकार आयुष्मान योजना के तहत लोगों को फ्री में 5 लाख तक का इलाज देना चाहती है और बहुत सारे अस्पताल जुड़ना चाहते हैं, जब इजी तरीका नहीं होता है तो कई बार अस्पताल जो है उससे संकोच करते हैं और वो शामिल नहीं होना चाहते हैं। चाहे जो अस्पताल इस आयुष्मान कार्ड के साथ अगर जुड़े हुए हो, उनका अगर समय पर भुगतान नहीं होता है तो आगे इलाज नहीं करते हैं। तो इन चीजों को सोचने की आवश्यकता है, और शायद यही वजह है कि पुरानी गलतियों से सीखते हुए इस बार जिस तरह से जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन ने जब अपना संबोधन किया तो उन्होंने इसी बात का जिक्र किया और इसी बात के साथ शुरुआत की गई। जिस तरह देखिए कार्यक्रम की अगर रूपरेखा को देखें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी थे, मुख्य सचिव थे और कई व्यापारी वर्ग थे, अलग अलग फील्ड के व्यापारी वर्ग थे। जैसा मैंने यहाँ का जिक्र किया, यहाँ पर पर्यटन में बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। अगर मसूरी को देखें, नैनीताल को देखें, तो अक्सर सीजन में मसूरी नैनीताल में पैर रखने की जगह नहीं होती है, इसीलिए नए डेस्टिनेशन की बात की गई, नए स्थानों की बात की गई। चक्राता अगर बात करें, क्योंकि देखिए मुख्य जो स्थान है उत्तराखंड का जहाँ पे अधिक संख्या में पर्यटक आते हैं, तो उसमें नैनीताल, मसूरी और चक्राता 3 जगह को कहा जाता है। धार्मिक तौर पर देखा जाए तो हरिद्वार हो गया, बद्रीनाथ हो गए, केदारनाथ हो गए, अमरनाथ यात्रा हो गई, आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा भी यहाँ से होकर के गुजरती है, यमुनोत्री गंगोत्री है। तो ये धार्मिक जो स्थल है हरिद्वार को, हालांकि देखिए हरिद्वार को आप 12 मास कह सकते हैं कि 12 मास हरिद्वार में यात्री आते हैं। वहां पर कई पूजा पाठ के लिए आते हैं, अंतिम संस्कार के लिए आते हैं, और कई बार वहां पर आपने देखा होगा कि समय समय पर जो है हरिद्वार में काफी भीड़ हो जाती है। ऐसे में किस तरह से सरल तरीका निकाला जाए, कैसे लोगों को भीड़ से भी निजात मिले, कैसे जो व्यापारी हैं वो अपना माल सही समय पर पहुंचा दें। क्योंकि देखिए अगर कोई सामान दिल्ली से देहरादून अगर वो 4 घंटे में आ रहा है, तो अगर 4 दिन लगते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो सामान अगर 4 दिन बाद पहुंचेगा तो किल्लत होगी, और जब किल्लत होती है तो कई बार प्राइस जो है वो बढ़ जाते हैं। चाहे वो टमाटर का जिक्र कर ले, चाहे वो आप सब्जियों की बात कर ले, चाहे आप फलों की बात कर ले, अगर इजी तरीके से कंटिन्यूटी में अगर चीजें रहती हैं तो उसका रेट भी नहीं बढ़ता है और व्यापारियों को भी काफी आसानी होती है, आम पब्लिक को तो आसानी होती है। लेकिन देखिए जिस तरह से मैंने शुरू में भौगोलिक परिस्थिति का जिक्र किया था, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रियल जो भी इंडस्ट्री लगाने वाले लोग हैं वो सुगम स्थान को ढूंढ रहे हैं। ऐसे में जो पर्वतीय क्षेत्र है या सिवान जनपद है, वहां पर
पलायन को कैसे रोका जाए, कैसे रोजगार के साथ उन लोगों को जोड़ा जाए, कैसे इजी तरीके से तरीका अपनाया जाए कि यूनिट अगर देहरादून में लग रही है तो वो लोग कैसे लोकल लोगों के साथ जुड़ करके उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, टिहरी हो गया, चंपावत हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, बागेश्वर हो गया, वहां से किस चीज का व्यापार करें जो बहुत इजी तरीके से वो राजधानी पहुंचे, देश की राजधानी पहुंचे या अन्य राज्य पहुंचे जहां पर उस चीज की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए अक्सर जब भी कोई चाहे दिल्ली का मेरा मित्र हो या कोई जानकार हो, वो मुझसे अक्सर ये कहते हैं कि हमें यहाँ के जो लाल चावल है वो जब आप आओ या मेरा कोई मित्र आए तो आप उनके हाथों भिजवा दो। तो किस तरह से यहाँ की जो चीजें हैं वो हम मार्केट तक पहुंचा पाए और मार्केट से क्या चीजें हैं जो उत्तराखंड को चाहिए उसको कैसे इजी तरीके से लाया जाए। तो तमाम इन चीजों को लेकर के जो पॉलिसी है, इजी पॉलिसी, जैसा मैंने अस्पताल का जिक्र किया कि अगर आपको आयुष्मान के साथ जोड़ना है तो आपको फायर की एनओसी लेनी पड़ेगी, उसमें 3-4 दिन लग जाते हैं, 5 दिन लग जाते हैं, हफ्ता भर लग जाते हैं, पॉल्यूशन के उसमें हफ्ता भर लग जाता है। तो इसको कैसे इजी किया जाए उसी को लेकर के मंथन हो रहा है और उसी मंथन के तहत, क्योंकि देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत का जिक्र किया मैंने, उनके टाइम पे भी इन्वेस्टर समिट हुए और तमाम हजारों करोड़ की बातें हुई लेकिन धरातल पे कुछ नहीं दिखाई दिया। ऐसे ही होम स्टे योजना जो है वो उत्तराखंड में शुरू हुई, लेकिन जब लोन लेने गए जो स्थानीय लोग तो उनको लोन नहीं मिला, क्योंकि बैंक वाले ये पूछ रहे थे कि आपको हम लोन किस मद में दें, किस तरीके से हम आपको लोन दें। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर के जो कमियां थी उनको किया गया है और इस बार जिस तरह से ग्राउंड ब्रेकिंग जो सेरेमनी का आयोजन हुआ है, मुझे लगता है कि व्यापारियों को बहुत इजी तरीके से उत्तराखंड में निवेश करने का मौका मिलेगा। क्योंकि देखिए कोई भी व्यापारी हो अगर अपना व्यापार वो शुरू करता है तो प्रॉफिट के लिए ही शुरू करता है। जाहिर सी बात है उसको किस तरह से प्रॉफिट हो, किस तरह से उसकी यूनिट लगने से उत्तराखंड में रोजगार मिले, उत्तराखंड के लोगों को जो वो प्रोडक्ट यहाँ पर बनाए उससे लाभ मिले। क्योंकि देखिए पपर्यटन का मैंने जिक्र किया कि पर्यटन की संभावनाएं बहुत अधिक है उत्तराखंड के अंदर। जिस वक्त रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसको आयुष प्रदेश की बात की थी, फिर ऊर्जा प्रदेश की बात की। तो कहीं ना कहीं देखिए हमें समझना होगा, हमें समीक्षा करनी होगी और हमें देखना होगा कि पूर्व में जो हमने राज्य को बनाने की कल्पना की कि राज्य से हम क्या ले सकते हैं, किस तरह से हम राज्य को विकसित बना सकते हैं, किस तरह से यहाँ पे व्यापार के जो माध्यम है उसको खोल सकते हैं, किस तरह से स्थानीय लोगों को रोजगार दे सकते हैं, इन तमाम चीजों पर समीक्षा करने की आवश्यकता है। और जिस तरह से देखिए आज जो डिलीवर्ड किया गया शब्दों के माध्यम से, उससे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजों में संशोधन किया गया है। लेकिन देखिए धरातल बहुत अधिक आवश्यकता है कि धरातल पर किस तरह से वो यूनिट स्थापित हो रही है। बहुत पुराने पूर्व में प्रकरण देखे तो लोगों ने यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में जमीनें ली, सब्सिडी का लाभ लिया, सरकारी सारा लाभ लिया और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर यूनिट नहीं लगाई, खाली पड़े हुए। तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सरकारी लाभ लेते हैं लेकिन वो यहाँ पे जिस कार्य के लिए आते हैं वो कार्य नहीं करते हैं और उसको सही तरीके से वॉच भी नहीं किया जाता है। उनको भी वॉच करने की आवश्यकता है कि क्या वो जो यूनिट लगा रहे हैं उत्तराखंड के कितने लोग उसमें रोजगार पा रहे हैं, किस तरह से जो है उनको कहीं ऐसा तो नहीं है केवल वो बैंकिंग लाभ या सब्सिडी लाभ या जमीन का लाभ लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों की समीक्षा करने की आवश्यकता सरकार को थी और जिस तरह से आज जो डिलीवर्ड किया गया कार्यक्रम के माध्यम से, उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजों पर समीक्षा की गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान जो भी एमओयू साइन किए गए थे उनको अब धरातल पर उतारा जाएगा और वहीं निश्चित तौर पर अब उनको धरातल पर उतारने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई होंगी। लेकिन जहां तक देखा जाए तो वहां पर साधनों के थोड़े अभाव हैं, तो कहीं ना कहीं मुश्किल फैक्ट्रियों को या कंपनियों को हो सकती है वहां पर। तो किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं इसको लेकर? देखिए जैसा मैंने शुरू में ही जिक्र किया था, भौगोलिक परिस्थितियां उत्तराखंड की डिफरेंट है। क्योंकि देखिए 2 दिन पहले का अगर मौसम का अगर जिक्र करें तो भारी बारिश थी, लेकिन 2 दिन बाद अगर देखें तो आप लगातार जो है यहाँ पर धूप है। मौसम अपने आप बदलता रहता है।
ये केवल राजधानी देहरादून का नहीं है, आप पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगे वहां भी इस तरह की परिस्थितियां वहां पर दिखाई देगी। देखिए, जो व्यापार अपना व्यापारी जो व्यापार करना चाहता है वो पहले से इन चीजों को सोच करके चलता है, क्योंकि देखिए सबसे पहली जो चीज आती है वो सरकार के साथ तालमेल की आती है, डिपार्टमेंट का सहयोग किस तरह से मिल रहा है। सेकंड जो चीज आती है वो कानून व्यवस्था आती है। तीसरी चीज आती है कि वो किस तरह से अपना प्रॉफिट लेगा, किस तरह से वो रोजगार करेगा, क्या दिक्कतें आएंगी, तमाम चीजों का आकलन करने के बाद वो अपनी कोई भी यूनिट को लगाते हैं। और देखिए, जैसा मैंने जिक्र किया था कि पुरानी जो चीजें थी उनसे जो है बहुत सबक सरकार ने ली है। अगर एनडी तिवारी का कार्यकाल अगर हटा दे तो उत्तराखंड के अंदर अभी तक कोई बड़ी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो यहाँ पर आई होगी। क्योंकि देखिए, जिस वक्त राज्य बना, पहली निर्वाचित सरकार के जो मुख्यमंत्री बने वो एनडी तिवारी थे, जिनको विकास पुरुष कहा जाता है, और उनके अनुभव का लाभ उत्तराखंड को मिला। उसके बाद जो भी मुख्यमंत्री बना वो अपने तरीके से उत्तराखंड को चलाने का प्रयास उन्होंने किया, चाहे भुवन चंद खंडूरी हो, चाहे रमेश पोखरियाल निशंक हो, या विजय बहुगुणा हो, हरीश रावत हो, या त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, या अब पुष्कर सिंह धामी हो। देखिए, हर मुख्यमंत्री चाहता है और हर मुख्यमंत्री की अलग अलग सोच अभी तक दिखाई दी है, लेकिन इन सोचों से अलग हट करके सोचने की आवश्यकता है। पुरानी जो गलतियां हुई हैं उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरह से पलायन उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है, पलायन आयोग की लगातार रिपोर्ट में दिखाई देता है। अभी भी आप अगर उत्तराखंड के उन सीमांत जनपदों में जाएं, उन सीमांत गांवों में जाएं, तो वहां पर अभी भी स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। शिक्षा का जो है वो बुरा हाल है, कई गांवों में बिजली नहीं पहुंच पा रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको समझने की आवश्यकता है, एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, अगर केवल राजधानी देहरादून या हरिद्वार में या उधम सिंह नगर में अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो वो प्रेशर झेल नहीं पाएगा। उसको किस तरह से उसको हटाना है, प्रेशर को किस तरह से संतुलन बनाना है। क्योंकि देखिए, अगर राज्य बनने के बाद अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो यहाँ पर अचानक से जो है जो आबादी थी वो बढ़ गई है। ऐसे ही हरिद्वार में अचानक से आबादी बढ़ गई है, उधम सिंह नगर में आबादी बढ़ गई है। जो पर्वतीय क्षेत्र है वो धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो संतुलन है वो संतुलन बिगड़ रहा है। उस संतुलन को कैसे बनाना है, ये सारी चीजों को लेकर के अलग अलग विभाग बने हुए हैं, और उन्हीं विभागों से ये सारी चीजें निकल करके आती है कि क्या हमें आवश्यकता है, किस तरह से हम आगे जो है इस तमाम जो योजनाएं हैं उसको किस तरह से हम उतारे, और किस तरह से हम लगाम लगाए कि यहाँ पर जो अवैध कंस्ट्रक्शन है या अवैध तरीके से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको यहाँ से आने से रोका जाए। हम उन जिन जगहों से पलायन करके आ रहे हैं हम वहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराएं, शिक्षा उपलब्ध कराएं, स्वास्थ्य उपलब्ध कराएं। इन सबको उपलब्ध कराने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, और इसीलिए इन्वेस्टर समिट का जो है वो आयोजन किया गया, क्योंकि अधिक से अधिक संख्या में अगर उत्तराखंड के अंदर व्यवसायी आएंगे, व्यापार करेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड को लाभ मिलेगा और उत्तराखंड के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी यूनिट अगर लगती है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम अपने चैनल की बात करें, हमने जब चैनल शुरू किया होगा तो बहुत सारे लोगों को इस चैनल से रोजगार मिला है। तो कहीं ना कहीं देखिए, कोई भी यूनिट अगर लगती है तो उस यूनिट का लाभ जरूर मिलता है स्थानीय लोगों को, और यही कारण है कि उनको सरल तरीके से व्यवसाय किस तरह से हो उसके लिए जो सरल तरीका है उसको बनाया गया है। तो देखिए, यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है बिल्कुल डिफरेंट है, और कई बार जो है वो एनजीटी भी क्योंकि पर्यावरण से जुड़ा हुआ जो है वो राज्य है, अधिक संख्या में हम ग्रीन बोनस की मांग करते हैं। ऐसे में हम यहाँ की जो ग्रीनरी है उसको नष्ट नहीं करना चाहते हैं, और उसके लिए भी अलग से पॉलिसी बनाई गई है, जैसा मैंने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जिक्र किया था। तो इन चीजों को सही तरीके से, ताकि प्रकृति का नुकसान ना हो, व्यापारी को नुकसान ना पहुंचे और सरकार को नुकसान ना पहुंचे, तो इसको लेकर के तालमेल बनाने का प्रयास किया गया है। जी विक्रम जी, ये तो बात हो गई है सभी एमओयू जो साइन किए गए हैं उनको धरातल पर उतारने की, लेकिन अब हम बात करेंगे हवाई सेवा से जुड़ी हुई, जहां प्रदेश की 3 प्रमुख शहरों को हवाई सेवा की अनुमति प्रदान की गई है। आपको बता दें, देहरादून राजधानी से 3 प्रमुख शहरों की हवाई सेवाओं को मंजूरी दे दी गई है, और
इसी को लेकर अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए भी सीधी हवाई सेवा शुरू की गई है। 6 मार्च को शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए संचालित होंगी सेवाएं। देश के 3 प्रमुख शहरों को हवाई सेवा की मंजूरी राजधानी से मिली है। सभी शहरों को मंजूरी। अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए सीधी हवाई सेवा देहरादून से होगी। वहीं 6 प्रारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए ये हवाई सेवा संचालित की गई है। वहीं इसको लेकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं विक्रम जी। विक्रम जी, राजधानी देहरादून से तीन शहरों के लिए हवाई सेवा संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है, तो क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि 6 तारीख यानी कि कल जो है इस हवाई सेवा का शुभारंभ होगा। लेकिन देखिए, बनारस के लिए देहरादून से पहले फ्लाइट चलती थी, लेकिन इसको बीच में बंद कर दिया गया। और जिस तरह से अब दोबारा से इसकी शुरुआत जो है वो हो रही है, और इसमें खास करके अयोध्या का अगर जिक्र करें, अयोध्या है, अमृतसर है, बनारस है, तो जाहिर सी बात है। देखिए, जब आप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जिक्र करते हैं, निवेशक लाने की आप बात करते हैं, इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं, तो आपको हवाई कनेक्टिविटी की बहुत अधिक आवश्यकता होगी। विभिन्न शहरों में जो है हवाई अगर कनेक्टिविटी होती है तो बहुत ईजी होता है लोगों को आवागमन करने में, और इससे बहुत ज्यादा व्यापार भी बढ़ता है। देखिए, पहले बनारस के लिए देहरादून से सीधी फ्लाइट थी, लेकिन उसको बंद कर दिया गया किन्हीं कारणों से। फिर उसके बाद दोबारा से इसकी शुरुआत हो रही है, और ये अच्छी पहल के तौर पर देखा जा रहा है। मैं स्वयं बनारस कई बार जाने की सोचता हूँ, लेकिन ट्रेन घंटे से अधिक का समय लग जाता है, और इसी कारण से मैं बनारस नहीं जा पाया। और पुनः जो है फ्लाइट की शुरुआत देहरादून से हो रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब मेरी जैसा व्यक्ति अगर ये सोच रहा है कि बनारस के लिए जो फ्लाइट शुरू हो रही है वो काफी अच्छा रहेगा, मैं भी उसमें ट्रेवल करूंगा, क्योंकि एक लंबा टाइम पीरियड ट्रेन के माध्यम से लग जाता है, 24 घंटे के लगभग लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, बहुत अच्छी शुरुआत कहेंगे। और कल जब मुख्यमंत्री इस सेवा को शुरू करेंगे, हरी झंडी दिखा, क्योंकि हरी झंडी देखिए केंद्र सरकार से मिल चुकी है। और जिस तरह से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से कल इन 3 हवाई सेवाओं का शुभारंभ होगा, और ये अयोध्या से जो लोग उत्तराखंड आना चाहते हैं या उस आसपास के क्षेत्र से आना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है। अमृतसर के लोगों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि देखिए उत्तराखंड के अंदर अगर जिक्र करें तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे ऐसे सिख समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं जो अमृतसर या करते हैं। और जिस तरह से बनारस का मैंने जिक्र किया, क्योंकि देखिए, जो लोग घूमने के लिए बनारस आते हैं, वहाँ की संस्कृति को देखते हैं, वहाँ के धार्मिक स्थलों को देखते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उत्तराखंड की भी याद आती है। और ऐसे में अगर हवाई सेवा शुरू हो रही है तो ये बहुत अच्छा संकेत है। जी विक्रम जी, ये तो बात हो गई हवाई सेवाओं को लेकर। वहीं अब हम जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज कैसा बना हुआ है? देखिए, मौसम का मिजाज उत्तराखंड में बदलता रहता है। जिस तरह से अभी आप देख रहे होंगे कि धूप आ रही है और जा रही है। 2 दिन पहले तक अच्छी खासी बारिश हो रही थी। राजधानी के डोईवाला क्षेत्र में जो है ओले पड़े, चक्राता में बर्फबारी हुई। तो देखिए, उत्तराखंड का मौसम बिल्कुल डिफरेंट है। भौगोलिक परिस्थितियां मैंने कहा यहाँ की बिल्कुल अलग है अन्य राज्यों के मुकाबले। यहाँ का मौसम अपने आप बदलता रहता है और कभी भी बारिश हो सकती है। पूर्वानुमान अगर आप देखें तो लगातार 3-4 दिन मौसम बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह का बदलाव मौसम में अचानक दिखाई दे रहा है कि कभी धूप निकल रही है, कभी जो है वो छांव हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं देखिए मौसम उत्तराखंड का बदलता रहता है। और इस वक्त सुहाना मौसम उत्तराखंड का हो रहा है। बारिश तमाम पर्वतीय क्षेत्र है, वहां भी इस वक्त धूप निकली हुई है और हल्की छांव जो है वो देखी जा रही है। जी विक्रम जी, मैं पूछना चाहूँगी कि भारी बर्फबारी और बारिश पिछले दिनों देखने को मिली थी, जिसके कारण सड़कों पर भी पाला जमा हुआ था और 4 से 5 फीट बर्फ भी इलाकों में जमी हुई थी, जिसके कारण रास्ते भी बाधित हो गए थे। लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं बारिश और ओले के चलते कई फसलें भी बर्बाद हो गई थी। तो क्या कुछ कहना है आपका इस पर?
देखिए बिल्कुल, जैसा मैंने जिक्र किया कि मौसम यहाँ का बदलता रहता है और जिस तरह से डोईवाला में अचानक से जो ओले पड़े हैं उससे वहाँ क्योंकि खेती का एरिया है डोईवाला, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे लगा हुआ है, वहाँ पर बहुत जगह जो है वो खेती होती है। ओले से जाहिर सी बात है, देखिए ओले पड़ने की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है। केवल फसलों का ही नुकसान नहीं हुआ है, कई गाड़ियों के वहाँ पर शीशे भी टूटे क्योंकि बहुत बड़े बड़े ओले गिरे। और जहां तक देखिए बर्फबारी का जिक्र है तो पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। और देखिए जब बर्फ गिरती है तो जाहिर सी बात है कि सड़क पर जो है वो बर्फ जब जमती है और वो पिघलती है तो वो फिसलती है। तो ऐसे में लोगों को जो है वो सचेत होकर के वाहन चलाना होता है कि जिन जगहों पर अगर बर्फबारी हो रही है तो वहां पर वो अपनी स्पीड की लिमिट को जो है वो कंट्रोल में रखें। और उन्हें अगर ऐसा कोई संकेत मिलता है कि वहां पर फिसलन हो रही है तो वाहन का पहले अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं जो है इस तरह की होती हैं कि वाहन जो है वो बर्फ की वजह से फिसल गया, एक्सीडेंट के कई चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन देखिए सरकारी तंत्र लगातार मुस्तैद रहता है क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से जिन स्थानों पर अक्सर बर्फबारी होती है वहां पर जेसीबी रहती है, वहां पर बर्फ हटाने की मशीन रहती है। और रास्ता खोलने के लिए, क्योंकि पहले और अब में काफी बदलाव हो चुका है, टेक्नोलॉजी जो है वो बदल गई है। पर्याप्त मात्रा में जो है जो प्रशासन है उनके पास जो बर्फ हटाने की उपकरण है या फिर सड़क पर जो बोल्डर आ जाते हैं या पत्थर आ जाते हैं उनको हटाने के लिए पर्याप्त वो है। तो देखिए ऐसी कोई बात नहीं है कि उत्तराखंड में जो लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि देखिए जब अगर हम पूर्व की बात करें तो केदारनाथ आपदा जब आई थी तो बहुत सारा सबक उत्तराखंड ने लिया था और उसी सबक को देखते हुए यहाँ पर एसडीआरएफ का भी गठन किया गया है। और किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए एसडीआरएफ को सक्षम किया गया है। स्थानीय लोग भी, काफी बार देखा गया कि जब इस तरह की घटना होती है तो स्थानीय लोग भी बढ़ चढ़ करके जो है वो प्रशासन का साथ देते हैं और मुश्किल घड़ी में वो साथ खड़े नजर आते हैं। जी विक्रम जी, खास चर्चा में तमाम मुद्दों पर जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें हम चर्चा कर रहे थे हमारे उत्तराखंड संवाददाता विक्रम सिंह से, जो इन्होंने उत्तराखंड में हुए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कार्यक्रम को लेकर भी जानकारी साझा की। वहीं उन्होंने देश के 3 प्रमुख शहरों को हवाई सेवा मंजूरी, जहां राजधानी देहरादून से मिली है, उसको लेकर भी जानकारी साझा की। वहीं उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज कैसा बना हुआ है। वहीं अगली खबर हरियाणा से है। वहीं हम चर्चा करेंगे पंजाब की, जहां सांसद की गिरफ्तारी को लेकर जमकर हंगामा किया जा रहा है। आपको बता दें कांग्रेस समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर हुई धक्का मुक्की। निगम दफ्तर को ताला लगाने पर एफआईआर दर्ज। कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू थोड़ी देर में गिरफ्तार होंगे। भारी संख्या में समर्थक डीसी ऑफिस के बाहर पहुंचे, जहां वे जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सांसद की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात है। इस दौरान कांग्रेस समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की का मामला भी सामने आया है। खबर पंजाब से है, जहां सांसद की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा। कांग्रेस समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर हुई धक्का मुक्की। निगम दफ्तर को ताला लगाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू थोड़ी देर में गिरफ्तार होंगे, जहां भारी संख्या में उनके समर्थक डीसी ऑफिस के बाहर पहुंच गए हैं।
वहीं मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। इस दौरान समर्थक जमकर हंगामा कर रहे हैं और रवनीत सिंह बिट्टू की गिरफ्तारी का विरोध इस दौरान किया जा रहा है। पंजाब में सांसद की गिरफ्तारी को लेकर जमकर हंगामा। कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू की गिरफ्तारी को लेकर समर्थकों ने जमकर किया हंगामा। भारी संख्या में डीसी ऑफिस के बाहर समर्थक पहुंचे हैं, जहां वे सभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जमकर हंगामा किया जा रहा है। वहीं स्थिति को देखते हुए इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। इस दौरान सांसद के समर्थकों और पुलिस में धक्का मुक्की का भी मामला देखने को मिला है। खबर पंजाब से है, जहां सांसद की गिरफ्तारी को लेकर जमकर हंगामा किया जा रहा है। पंजाब में सांसद और पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी पर जमकर बवाल। कांग्रेसियों और पुलिस के बीच हुई झड़प। पुलिस कर्मियों की पगड़ियां उतारी गईं। वहीं फिर आपको बता दें कि निगम दफ्तर को ताला लगाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। पंजाब में लुधियाना से कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू और पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु सहित 60 से 70 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार जी। अश्विनी जी, कांग्रेस सांसद को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसको लेकर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं। तो क्या कुछ जानकारी है इस सारे मामले को लेकर? अश्विनी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस सांसद को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसको लेकर उनके समर्थक इसका विरोध कर रहे हैं। तो क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? फिलहाल अश्विनी जी से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपको बता दें, पंजाब में लुधियाना से कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू और पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु सहित 60 से 70 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन्हें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तानिश गोयल की कोर्ट में पेश किया गया। सांसद बिट्टू ने कुछ दिन पहले नगर निगम के ऑफिस को ताला लगा दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद बिट्टू ने इस केस में गिरफ्तारी देने का भी ऐलान किया था। वहीं मंगलवार को सांसद बिट्टू के साथ पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर श्याम सुंदर मल्होत्रा, जिला कांग्रेस प्रधान संजय तलवाड़ और पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु सहित भारी संख्या में समर्थक डीसी ऑफिस के बाहर पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस समर्थकों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, झड़प हुई और काफ़ी हंगामा भी इस दौरान हुआ। वहीं बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसमें पुलिस कर्मियों की पगड़ियां तक उतर गई हैं। और इसके बाद पुलिस ने सांसद बिट्टू, आशु और तलवाड़ समेत कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है।
वहीं अब हम बात करेंगे हरियाणा की, जहां पर दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को खोल दिया गया है। 22 दिनों से किसान आंदोलन के चलते बंद था हाईवे। पंधेर बोले रास्ते खुलेंगे तो हम भी दिल्ली जाएंगे। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 22 दिन से डटे थे किसान और हाईवे की दोनों साइड की एक एक लेन खोली गई है। आपको बता दें, हरियाणा में दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को खोल दिया गया है। हरियाणा में दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को खोल दिया गया है। 22 दिनों से किसान आंदोलन के चलते हाईवे बंद था। वहीं अब हाईवे के दोनों ओर की एक एक लेन को खोला गया है, जिसके बाद आवागमन वहां हाईवे से शुरू हुआ है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अश्विनी कुमार चंडीगढ़ से। अश्विनी जी, आज हाईवे दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को खोल दिया गया है प्रशासन की ओर से। 22 दिनों से बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते को बंद कर दिया गया तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 22 दिन से किसान हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए थे, जिसके कारण चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच में कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई थी। लेकिन किसान आंदोलन के दौरान किसानों ने ये इस बात पर चिंतन किया है और उनका कहना है कि हम दिल्ली रोड के जरिए जाएंगे, बसों और रेल के माध्यम से जाएंगे। इसमें हरियाणा सरकार ने भी उनको यही बोला था कि आप लोग दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन ट्रालियों की बजाय आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए जा सकते हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए किसानों ने फिलहाल इस बात को टाल दिया है और वो अब दिल्ली में महापंचायत में शामिल होने जा रहे हैं। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन ने बड़ी राहत की सांस ली है, जिससे आम लोगों को भी अब दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में आने जाने की सुविधा हुई है। क्योंकि लगातार रास्ते बंद होने के कारण लोगों को लंबे लंबे रास्ते से दिल्ली या चंडीगढ़ जाना पड़ रहा था, जिसके कारण इस यात्रा के दौरान उनका समय और टाइम बर्बाद हो रहा था। लेकिन अब प्रशासन के द्वारा लगातार रास्ते खुले जा रहे हैं, जिसके कारण आम लोगों ने अब राहत की सांस ली है। जी अश्विनी जी, जैसा कि आपने बताया कि आम लोगों ने इस दौरान राहत की सांस ली है, तो वहीं आप ये भी बताएं कि काफ़ी दिनों से ये रास्ते बंद थे, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो अब आम जनता की इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? जी बिल्कुल, 22 दिनों से किसानों के धन के आम लोगों को चंडीगढ़ दिल्ली आने जाने के लिए बड़ी ही मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। इसके कारण लोग सड़क के बजाय रेल मार्ग से भी आना जाना पसंद कर रहे थे, जिसके कारण लोगों को ट्रेन में असुविधा हो रही थी। लेकिन जिस तरह से राज्य प्रशासन ने ये फैसला लिया है रास्ता खोलने का, उससे आम लोगों को राहत मिली है और चंडीगढ़ आना जाना अब सुगम हो गया है पहले की बजाय। जी, जो प्रशासन ने रास्ते खोलने का फैसला लिया है, लेकिन अभी भी किसान आंदोलनरत हैं और दिल्ली कूच करने के लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं और दिल्ली कूच करने का आह्वान भी किया जा रहा है। तो किस कारणों के चलते प्रशासन ने ये रास्ते खोले हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसान लगातार रणनीति बना रहे थे और इस बात को मंथन कर रहे थे कि आखिर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली सरकार के कानों में अपनी बात को कैसे डाले। इसी दौरान रविवार को भी बैठक में ये फैसला लिया गया है कि पंजाब के किसान पंजाब बॉर्डर बैठेंगे, लेकिन पूरे देश के किसान दिल्ली में महापंचायत करेंगे और इस महापंचायत में केंद्र की सरकार को ये दिखाना चाहेंगे कि ये समस्या केवल पंजाब के किसानों की नहीं है, ये समस्या पूरे देश के किसानों की है। जी अश्विनी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, हरियाणा में दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे खोल दिया गया है। किसान आंदोलन के चलते 22 दिन से हाईवे बंद था। किसानों के बॉर्डर पर ही धरना चलाने के ऐलान के बाद सोमवार को अंबाला में सद्दोपुर के पास चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे नेशनल हाईवे 44 खोल दिया गया है। हाईवे की दोनों साइड एक एक लेन खोली गई है। इससे दिल्ली से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से दिल्ली सीधे आ जा सकेंगे।
वहीं इससे पहले 3 मार्च को बठिंडा में शुभकरण सिंह की अंतिम अरदास में किसान नेता सरवण सिंह पंधेरे ने ऐलान किया था कि देश भर के किसान 6 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे। पंजाब के किसान बॉर्डर पर ही बैठेंगे और 10 मार्च को दोपहर 12 से 4 बजे तक पूरे देश में ट्रेन रोकी जाएंगी। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2.0 का पहला मंत्रिमंडल का विस्तार। शाम 5 बजे राजभवन में होगा मंत्रिमंडल विस्तार। सुबह सभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, भाजपा विधायक दारा सिंह चौहान, रालोद के 1 से 2 विधायक मंत्री पद से की ले सकते हैं शपथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शाम को लौट रही लखनऊ। शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम प्रस्तावित कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2.0 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार। शाम 5 बजे राजभवन में होगा मंत्रिमंडल विस्तार। सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, भाजपा विधायक दारा सिंह चौहान और रालोद के 1 से 2 विधायक मंत्री पद की ले सकते हैं शपथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शाम को लौट रही हैं लखनऊ। शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम प्रस्तावित है जिसमें वे शिरकत करेंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और कई अन्य मंत्रीगण भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मंत्री के लिए 4 चेहरे फाइनल। राजभवन में लगी 5 कुर्सियां। सीएम ने राजभर, दारा सिंह और सुनील शर्मा और अनिल कुमार को शाम 5 बजे बुलाया है। यूपी में आज योगी कैबिनेट का विस्तार होगा। आपको बता दें मंत्री के लिए 4 चेहरे फाइनल किए गए हैं, लेकिन राजभवन में फिलहाल 5 कुर्सियां लगी हैं। इसके साथ ही 5 गाड़ियां भी तैयार हैं। 4 नाम फिलहाल सामने आए हैं, एक पर अभी भी कयास लगाए जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह, साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा और रालोद के दलित नेता अनिल कुमार, ये 4 नाम सामने आए हैं। फिलहाल 5वें नाम पर कई तरह के अटकलें बनी हुई हैं। 5वें नाम पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। सभी राजभवन में शाम 5 बजे शपथ लेंगे। सोमवार को 5 नामों की चर्चा तेज हुई थी। वहीं इनमें राजभर, दारा के अलावा रालोद नेता अशरफ अली, राजपाल बलियान और भाजपा नेता आकाश सक्सेना का नाम भी शामिल था। वहीं अब अशरफ अली, राजपाल बलियान और आकाश सक्सेना नाम के लिस्ट से लगभग बाहर ही हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बलराम सिंह, हमारे संवाददाता लखनऊ से हैं। बलराम जी, आज योगी सरकार की 2.0 मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जहां 5 मंत्री आज शपथ लेंगे, तो क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी, योगी सरकार 2.0 का ये दूसरा कैबिनेट विस्तार है। एक बार तो कैबिनेट जो पहली बार गठन हुआ था, ये उसके बाद ये पहली बार ये विस्तार हो रहा है कैबिनेट का। इसमें 4 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है, जिनका माना जा रहा है कि ये 4 लोग योगी कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। इनमें पहला नाम जो सबसे चर्चित नाम है, जिनका इंतजार लंबे समय से चल रहा था, आज वो इंतजार पूरा होगा, वो है ओम प्रकाश राजभर का, जो कि सुहेलदेव समाजवादी पार्टी के मुखिया है और एनडीए से उनका गठबंधन अब हुआ है। इसके बाद कई महीनों से उनका जो इंतजार ये चल रहा था, वो
कई बार सार्वजनिक मंच पे भी कह चुके थे कि जल्दी ही कैबिनेट में शामिल होंगे, तो उनका इंतजार अब पूरा होता दिख रहा है। आज जी। ओम प्रकाश राजभर के साथ ही दारा सिंह चौहान, जिन्होंने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था, हालांकि उसके बाद फिर उनका मोहभंग हो गया और उन्होंने इस्तीफा देने के बाद विधानसभा चुनाव लड़ा और हारे भी। उसके बाद बीजेपी ने उनको एमएलसी बनाया। अब दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनेंगे योगी कैबिनेट में। इसके साथ ही तीसरा नाम है वो आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल, जो जयंत चौधरी की पार्टी है, उसके नेता अनिल कुमार का सामने आ रहा है। अनिल कुमार मुजफ्फरनगर से विधायक हैं, तीसरी बार के विधायक हैं। इससे पहले वो एक बार आरएलडी और एक बार बसपा से भी विधायक रह चुके हैं। जी। अनिल कुमार माना जा रहा है, अनिल कुमार राज्य मंत्री बनेंगे स्वतंत्र प्रभार के ये। और इसके साथ ही भाजपा से एक नाम है वो सुनील शर्मा का है। सुनील शर्मा सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक हैं। ये गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से विधायक हैं और 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हराया था। ये माना जा रहा था कि योगी सरकार पहले ही इनको कैबिनेट मंत्री बनाएगी, हालांकि उस समय किन्हीं कारणों से ये संभव नहीं हो पाया। इसके बाद आज जो कैबिनेट विस्तार होगा उसमें सुनील शर्मा के नाम पर मोहर लग गई है। सुनील शर्मा ने इसकी पुष्टि भी की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उनके पास फोन आया है, राजभवन उनको बुलाया गया है। हालांकि एक जो चौंकाने वाली बात है कि राजभवन में 5 कुर्सियां लगी हैं। अभी तक सिर्फ 4 नामों पर की पुष्टि हो पाई है। 5वां कौन होगा, ये चौंकाने वाला नाम, जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है। पावर कॉरिडोर में लगातार मंथन चल रहा है कि आखिर ये 5वां नाम कौन हो सकता है। हालांकि लखनऊ और दिल्ली कहीं से भी लीक नहीं हुआ कि 5वां मंत्री कौन बनेगा। जी जी बलराम जी, जैसा कि आपने बताया कि 5वें नाम का भी खुलासा नहीं हुआ है, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। वहीं ये 4 नाम उजागर होने से पहले भी 3 नाम इसमें भी शामिल थे, जिसमें अशरफ अली और राजपाल बलियान और आकाश सक्सेना का नाम शामिल था, जिनके नाम अब लगभग बाहर ही बताए जा रहे हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इन तीनों में से कोई हो सकता है 5वां नाम? जी, अशरफ अली जो राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं और चर्चा हो रही थी कि रालोद अपने कोटे से 2 मंत्री मांग रहा है, लेकिन इस बार योगी सरकार में ऐसा मुमकिन होता कम दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि सुभाषपा से सिर्फ एक जो मंत्री हैं वो उनके अध्यक्ष जो सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर, उनको मौका मिल रहा है। वैसे ही रालोद कोटे से भी सिर्फ एक मंत्री को ही जगह मिल पा रही है, वो अनिल कुमार हैं। दूसरे नाम पर चर्चा जरूर हुई थी, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई भाजपा और रालोद के बीच में। जी। और इसके साथ ही राजपाल बालियान और आकाश सक्सेना रामपुर के बहुत ही दिग्गज नेता माने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने रामपुर में उनका आजम खान का किला ध्वस्त किया था। आजम खान के किले को ध्वस्त करने में आकाश सक्सेना की महती भूमिका रही। माना जा रहा था इन्हें भी मौका मिल सकता है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। ये लोग देश से लगभग बाहर माने जा रहे हैं। जी बलराम जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, योगी सरकार 2.0 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज शाम 5 बजे राजभवन में होगा। मंत्रिमंडल का विस्तार सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, भाजपा विधायक दारा सिंह चौहान, रालोद के 1 से 2 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शाम को लौट रही हैं लखनऊ। शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें वे शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और अन्य मंत्रीगण इस दौरान मौजूद रहेंगे।
वहीं अगला मुद्दा गाजियाबाद से है, जहां पर दिल्ली से मेरठ तक का सफर होगा आसान। नमो भारत रैपिड रेल का होगा लोकार्पण। दोहाई से मोदीनगर नॉर्थ तक ट्रेन संचालित की जाएगी। कुल 34 किलोमीटर का स्ट्रेच खोला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन। मेरठ साउथ स्टेशन तक अगले 2 महीने में पहुंचेगी रैपिड रेल। दिल्ली से मेरठ तक का सफर अब आसान होगा। नमो भारत रैपिड रेल का कल लोकार्पण किया जाएगा। दोहाई से मोदीनगर नॉर्थ तक ट्रेन संचालित की जाएगी। कुल 34 किलोमीटर का स्ट्रेच खोला जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे। मेरठ साउथ स्टेशन तक अगले 2 महीने में पहुंचेगी रैपिड रेल। नमो भारत रैपिड रेल का होने जा रहा है लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से कल नमो भारत रैपिड रेल का लोकार्पण करेंगे, जिससे दिल्ली से मेरठ तक का सफर आसान होगा। दोहाई से मोदीनगर नॉर्थ तक ट्रेन संचालित की जाएगी। कुल 34 किलोमीटर का स्ट्रेच खोला जाएगा। मेरठ साउथ स्टेशन तक अगले 2 महीने में पहुंचेगी रैपिड रेल। दिल्ली से मेरठ तक का सफर अब यात्रियों के लिए आसान होगा। कल नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरव चौहान जी। गौरव जी, नमो रैपिड रेल का उद्घाटन कल होने जा रहा है, नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे, तो क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? इसका उद्घाटन करेंगे। 34 किलोमीटर का स्ट्रेच इस पे खोला जाएगा। गाजियाबाद से दिल्ली मेरठ तक यात्रा करने वालों के लिए यह आरामदायक सफर होगा। वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। और आपको बता दें, नमो भारत रैपिड रेल का कल ये लोकार्पण होना है, जो कि दोही से मोदीनगर तक ये ट्रेन संचालित की जाएगी। जी गौरव जी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि अब दिल्ली से मेरठ करने वाले यात्रियों को काफ़ी इसमें आसानी होगी, तो लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया इसके लिए देखने को मिल रही है? तो देखिए, इस रैपिड ट्रेन को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह का माहौल देखा जा सकता है। दिल्ली से मेरठ जो लोग रोजाना यात्रा करते हैं, उनके लिए इस ट्रेन के संचालन होने के बाद काफ़ी आसान हो जाएगा दिल्ली से मेरठ तक का सफ़र। और लोग काफ़ी उत्साहित हैं। इस ट्रेन के संचालित होने से काफ़ी खुशी का माहौल देखा जा सकता है जनता में। जी, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि कल इसका उद्घाटन होने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से इसका लोकार्पण करेंगे, तो क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए सारी तैयारियां लगभग आखिरी दौर में हैं। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रैपिड रेल का लोकार्पण करेंगे। लगभग 34 किलोमीटर का ये रेलवे का ये स्ट्रेच होगा। और इसमें जो है आपको बता दें कि दोही से मोदीनगर नॉर्थ तक इसमें जो है ट्रेन संचालित की जाएगी, जिससे जो है आम जन को काफ़ी आसानी होगी। जो लोग दिल्ली से मेरठ तक का सफ़र करेंगे, उनके लिए काफ़ी आसानी होगी। जी गौरव जी, वहीं ये बात हो गई नमो भारत रैपिड रेल की। वहीं 8 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गाजियाबाद दौरा है, तो क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर?
जी बिल्कुल, देखिए 8 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का कार्यक्रम है नई दिल्ली में हिंडन वायुसेना स्टेशन में, जहां पर जो है सशस्त्र बल की 4 यूनिटों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। यह सम्मान जो है मानक रंग कलर पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया जाएगा 4 यूनिटों को एयरफोर्स की। ये बता दें आपको ये अब तक का सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। सेना में किसी यूनिट को एक साथ 4 यूनिटों को पुरस्कार मिलेगा। पहली बार भारतीय वायुसेना के इतिहास में पहली बार एक साथ 4 यूनिटों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। जी गौरव जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें 8 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के 4 यूनिटों को सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 4 यूनिटों को सर्वोच्च सैन्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 8 मार्च को गाजियाबाद दौरा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। वहीं इंडियन एयरफोर्स के 4 यूनिटों को सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 4 यूनिटों को सर्वोच्च सैन्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आज एमपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का चौथा दिन। राहुल गांधी उज्जैन में महाकाल के करेंगे दर्शन। शिवराज बोले बगला भक्ति से कुछ नहीं होने वाला। राहुल न्याय ने मोदी सरकार पर जमकर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज चौथा दिन है। वहीं राहुल गांधी उज्जैन में महाकाल के दर्शन करेंगे। इस दौरान शिवराज सिंह का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि बगला भक्ति से कुछ नहीं होने वाला। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। एमपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज चौथा दिन है। भाजपा नेता राहुल गांधी ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। वहीं इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को आलू भी दिए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज चौथा दिन है। इस दौरान वे उज्जैन पहुंचे हैं, जहां महाकाल मंदिर में दर्शन के बाद वे रोड शो करेंगे। राहुल महाकाल मंदिर के गर्भगृह में नहीं जाएंगे। आपको बता दें शिव नवरात्रि की वजह से मंदिर समिति ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि जिस वक्त राहुल दर्शन करने आएंगे वो श्रृंगार का समय होता है, जिसका हवाला देकर राहुल गांधी को फिलहाल गर्भगृह में नहीं जाने दिया जाएगा। इससे पहले शाहजहांपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल के सामने मोदी मोदी के नारे लगाए और जय श्री राम के भी जयकारे लगाए और राहुल गाड़ी से उतरकर उनसे मिलने भी पहुंचे। वहीं इस दौरान एक भाजपा नेता और कुछ कार्यकर्ताओं ने राहुल को आलू देकर सोना बनाने के लिए भी कहा, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि अगली बार वे जरूर सोना लेकर आएंगे। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इंदौर से संवाददाता दिव्यानंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
दिव्यानंद जी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उज्जैन पहुंच चुकी है, जहां वे महाकाल के दर्शन के लिए भी पहुंचे हैं। इसके बाद रोड शो आयोजित किया जाएगा, तो क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में आज चौथा दिन है और ये न्याय यात्रा शाहजहांपुर पहुंची है। और मैं आपको बता दूं, शाहजहांपुर पहुंचते ही न्याय यात्रा के कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी जी को देखते हुए मोदी जय जय मोदी हर हर मोदी के नारे लगाए थे, और जिसको लेकर राहुल गांधी ने उसको देखते हुए नीचे उतरे, उनका अभिवादन किया, और जिसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी जी को आलू भेंट किया और कहा कि इस आलू से मुझे सोना बना के दे दीजिए, जिस पर राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। जी दिव्यानंद जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी की मंशा थी कि वे बाबा महाकाल के दर्शन करें, लेकिन उन्हें फिलहाल दर्शन के लिए गर्भगृह में नहीं जाने दिया है, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, ये यात्रा उज्जैन पहुंचेगी आज शाम को, और जहां पर राहुल गांधी जी की मंशा थी कि वो उज्जैन महाकाल के दर्शन करें, जिसको लेकर उनको अभी परमिशन नहीं मिली है गर्भगृह में जाने को लेकर। वहीं अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जी को सद्बुद्धि मिले, जहां जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कांग्रेस ने जिस तरीके से सवाल खड़े किए हुए थे, उसको लेकर कहा है कि उनको सद्बुद्धि दे भगवान, जिसको लेकर। जी 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 दिव्यानंद जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज चौथा दिन है, जहां भाजपा नेता राहुल गांधी उज्जैन पहुंचे हैं। हालांकि वे बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे थे, लेकिन उनको गर्भगृह में नहीं जाने दिया है। शिव नवरात्रि की वजह से मंदिर समिति ने ये हवाला दिया है कि जिस वक्त राहुल दर्शन के लिए आएंगे वो श्रृंगार का समय होता है, इसलिए उन्हें गर्भगृह में नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं इससे पहले आपको बता दें, शाहजहांपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल के सामने मोदी मोदी के नारे लगाए और जय श्री राम के जयकारे भी इस दौरान लगाए गए, जहां राहुल गांधी गाड़ी से उतरकर उनसे मिलने भी पहुंचे। आज के लिए विशेष चर्चा में इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।